हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल है ये, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश में भी दीजिए। तो जो भी एक्ट होता है वो अध्यायों में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद धाराओं में और फिर उसके बाद उपधाराओं में। और अध्याय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चैप्टर। तो अध्याय फर्स्ट में जो बोला गया है वो बोला गया है, कितनी धाराएं दी गई हैं? एक धारा दी गई है पहली में, क्योंकि देखिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाम दिया जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? नाम से। तो बोला गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। ये पहले किया है, अब तो जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर अब क्या है, यूटी बन गया है, तो जम्मू कश्मीर में भी ये है। इंग्लिश में भी ये लिखा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। इस एक्ट का क्या नाम है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। 2005 में ये लेकर आए थे और जो हमारा राज्यसभा विधानसभा है उसमें ये लाया गया था। उसके बाद ये बोला गया है एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, होल इंडिया में है। अच्छा, अब इसमें ये रह गया है कि ये कब लागू हुआ। देखिए जो हमारी NCPCR जो है, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ये मार्च जो है 2007 में क्या हुआ, अधिनियम लागू हुआ। ये 2005 के एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। ठीक, बढ़ते आगे की ओर। लाया कब गया था? लाया गया था 2005 में। अब परिभाषाएं, इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषा में बोला गया है इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब देख लेना क्या है। तो पहले में बोला गया है अध्याय अध्यक्ष। देखिए हर किसी में, हर किसी जो भी हमारी हम पीछे भी पढ़कर आए एक्ट, उनमें हर किसी का मतलब अलग होता है। किसी में बालक को कितना माना जाता है? 18 साल का, किसी में 15 साल का। तो किसी में सभा का मतलब अलग होगा, किसी में अध्यक्ष का। तो यहाँ पर बोला गया है इस अधिनियम में अध्यक्ष जहाँ भी आएगा उसका क्या मतलब होगा? यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। यानी जो भी कमीशन होगा या स्टेट कमीशन होगा, राज्य कमीशन होगा, उससे क्या है? अभिप्रेत है, मतलब है अध्यक्ष का। ये इंग्लिश में बोला गया है चेयरपर्सन। अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। कमीशन का हो वो या फिर राज्य कमीशन का भी हो, ठीक, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन कहलाएगा। फिर बोला है आयोग से धारा 3। आयोग का मतलब बता रहा है इसमें। अब आयोग का मतलब क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर आयोग भी देख चुके हैं ना, क्योंकि अध्यक्ष से हमने मतलब लगाया है आयोग या राज्य आयोग। अब इसमें पूछ रहा है आयोग का क्या मतलब होगा। तो आयोग से कह रहा है धारा 3 के अधीन, धारा 3 हम इसी में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। तो अभी हम आगे आ ही रहा है धारा 3, क्योंकि धारा 2 चल रही है, ठीक, तो तब हम समझ लेंगे कि धारा 3 में आयोग का मतलब क्या था। तो इंग्लिश में भी बोला गया है कमीशन मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3। फिर बोला है सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है। अब बोला है सदस्य किसका मतलब, यहाँ पे सदस्य का क्या मतलब माना जाएगा? तो सदस्य का मतलब माना जाएगा आयोग का हो या राज्य आयोग का हो, उसका सदस्य अभिप्रेत है। सदस्य बोल दिया है। देखिए अध्यक्ष से क्या मतलब है? आयोग या राज्य आयोग का अभिप्रेत है, अध्यक्ष अभिप्रेत है। सदस्य से आयोग या राज्य आयोग का क्या है? सदस्य अभिप्रेत है। अधिसूचना से क्या है? अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। राजपत्र यानी गजट्स, जिसमें ये एक्ट लेकर आते हैं, जो भी इस एक्ट को लेकर आया है, और राज्यसभा और विधानसभा में क्या कराते हैं? पारित कराते हैं। राज्यसभा और विधानसभा जो भी होती है आपकी, लोकसभा, सॉरी, विधानसभा तो किसकी होती है? वो तो स्टेट की होती है। तो राज्यसभा और लोकसभा में जो पारित कराते हैं, जो एक पेपर टाइप का होता है, अधिसूचना उसको बोलेंगे, ठीक है, राजपत्र में, गजट्स में जो लेकर आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमारा ये CCC का जो आया था, और ये NRC जो भी हैं, इन सब के आए थे, तो ये लेकर आए थे अमित शाह। तो आपने देखा होगा तब किसमें पास कराना होता है? दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पास कराना होता है ये। तो उसी के बारे में बात कर रहा है ये।
अब जो नेक्स्ट है वो बोला है नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट्स। यही वाला जो लास्ट वाला हमने अधिसूचना वाला पढ़ा था ना, वो वाला है ये। अब जो चैप्टर 1 में केवल 2 थे, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड, वो चैप्टर 1 में थी। अब ये अध्याय हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बोला गया है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का गठन हुआ, ये धारा 3 है। धारा 3 में क्या है, धारा 3 में बोला गया राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं इनमें जो 1, 2, 3 है, ये क्या है इसके, ये उपधारा है इसकी। तो बोला गया है केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, जो गजेट्स है उसमें जो अधिसूचनाएं होंगी वही कहलाएंगी। तो केंद्रीय सरकार बोला किसका गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात है होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने, उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। यानी जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, जो NCPCR जो है ये, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, गठन करेगी NCPCR का। और क्यों गठन करेगी, क्योंकि भाई उसे शक्तियां देगी कि जो भी हमारा अधिनियम है, गजेट है हमारा, अधिसूचना है, इसमें जो भी दिए गई होंगी शक्तियां, धाराएं वाराएं, उनको लागू करने के लिए, उनको लागू करने के लिए क्या, क्रियान्वयन करने के लिए, तो उसके लिए शक्तियां दी जाएंगी। तो वो शक्तियां कौन क्रियान्वयन करेगा, उसके लिए क्या गठित किया है केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से गठित किया है, जिसे शक्तियां, प्रदत्त शक्तियां जो भी हैं उसे पालन करने के लिए गठन करेगी। अच्छा, अब सेकंड में बोला गया है आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। अब ये जो आयोग है, पीछे आपको ध्यान हो, हम देख लेते हैं एक बार, पीछे जो हमने आयोग की बात करी थी, तो अब यहाँ पर धारा 3 में आयोग का मतलब जानने वाले हैं, जानते हैं। तो देखिए आयोग से क्या मतलब है, एक अध्यक्ष जो विख्यात व्यक्ति हो, यानी एक अध्यक्ष लेंगे हम इस आयोग में, एक अध्यक्ष लेंगे जो एक विख्यात व्यक्ति होना चाहिए, काफ़ी प्रसिद्धि होनी चाहिए, उसकी प्रसिद्धि क्या, विख्यात होना चाहिए, सब उसे जानने चाहिए, जिसने बालक के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हो। लेकिन विख्यात व्यक्ति भी कैसा होगा, देखिए विख्यात तो अनेक होते हैं, टीवी सीरियल में काम करने वाले विख्यात हैं, और जो भी अलग अलग काम करने वाले भी व्यक्ति जो हैं विख्यात हैं, कोई खेल में विख्यात है। लेकिन आपको कैसा अध्यक्ष बनाना है, आपको जो अध्यक्ष बनाना है वो बनाना है जो बालक जो है, बालकों के कल्याण के लिए जिसने उत्कृष्ट कार्य किए हो, जो उस क्षेत्र में जाना जाता हो, उसको आप क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। ख में बोला गया केंद्र सरकार जो द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य, केंद्रीय सरकार क्या करेगी, पीछे हम सदस्य के बारे में भी जान चुके हैं, अध्यक्ष के बारे में जाना था कि आयोग में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो केंद्र सरकार कितने अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करेगी, 6 सदस्य नियुक्त करेगी। तो जिनमें से कम 2 स्त्रियां होनी चाहिए, 2 अनिवार्य क्या होनी चाहिए, 2 स्त्रियां होंगी। प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठता, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाली व्यक्ति होंगी। कौन सी है वो अभी आगे देखते हैं कि कौन से सदस्य बन सकते हैं किसमें, के जो हमारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, पहले हमने जाना है इसमें अध्यक्ष कौन बन सकता है भाई, जिसने बालक के कल्याण के लिए कुछ कार्य करे हों और विख्यात हो। और दूसरा सदस्य कौन बन सकता है, वो देखते हैं अभी कौन बन सकता है। तो शिक्षा, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो, बाल स्वास्थ्य पे ध्यान देने वाला हो, देख रेख, कल्याण या बाल विकास, इन सभी क्षेत्रों में क्या हो, वो रुचि रखता हो और इन सभी कार्य को वो कर सके। किशोर न्याय, या फिर वो करता हो पहले, जिनसे कि हम उसे ऐसे सदस्य मान सकें। किशोर न्याय, उपेक्षित, तिरस्कृत बालकों या निशक्त बालकों की देखरेख, इन सब में निपुण होना चाहिए वो व्यक्ति। बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बालकों से संबंधित विधियां, आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। ये अलग स्पेशल अलग है 3A। तो ये सब जो क्वालिटी हैं, ये सब कार्य दिए जाएंगे इन सदस्यों को, इन सब में वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए जैसे आप भी हॉस्टल वार्डन में हैं, तो आपको भी स्पेशल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो यही तो बताती है कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो इसी तरह ये जो सदस्य हैं इनको भी यही बताया जाता है कि इन पर क्या विशेष ध्यान देना है, इन चीज़ों में निपुण होने चाहिए जो सदस्य हैं।
थर्ड में बोला गया इस आयोग का कार्यालय कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भाई द कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट का आयोग कहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो, दिल्ली में। ये आपके इंग्लिश वालों के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट, चाइल्ड राइट। ठीक है, तो बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन अ बॉडी to be known as the National Commission for Protection of Child Right to exercise the powers conferred on। देखिए बोला गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन, जो पीछे हम अधिसूचना पढ़ के आ रहे थे, नोटिफिकेशन के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर राइट चाइल्ड राइट एक्ट नियुक्त करेगी। किसके लिए, जो भी जो शक्तियां हैं उसको पावर, बोला गया है पावर कन्फर्ड, ताकि वो शक्तियां जो है किसको दी जाए, जो शक्तियां दी गई हैं इसमें उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट एक्ट नियुक्त करेगी। फिर सेकंड में बोला गया द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर नेमली। फिर है इसमें देखिए बोला गया है फर्स्ट में ए चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन हु इज़ अ पर्सन हु इमिनेंस एंड हैज़ डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, यानी जो बच्चों के वेलफेयर, यानी एक तरीके से धन, एक तरीके से वेलफेयर धन का, या फिर एक तरह से मानेंगे आप बच्चों पर ध्यान देने के लिए जिन्होंने कार्य करे हो, बच्चों के संरक्षण के लिए, सुधार के लिए, तो उसको क्या माना जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, चेयरपर्सन बनाया जाएगा, और क्या वो विख्यात हो वो। 6 मेंबर जो हमने जाने थे पहले, 6 सदस्य होंगे इसमें, उनमें से 2 शैल बी वुमेन, 2 क्या होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड, किन फील्ड में वो, फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड टू अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन ऑफ इमिनेंस एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए उनमें, योग्यता होनी चाहिए, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, और उनमें ये सब एक्सपीरियंस होने चाहिए। कौन कौन से, एजुकेशन के क्षेत्र में, चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में, केयर के क्षेत्र में, वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट में, जुवेनाइल जस्टिस होना चाहिए, केयर ऑफ नेग्लेक्ट और मार्जिनलिज्ड चिल्ड्रन और विद डिसेबिलिटी, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, चाइल्ड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में, लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन के रिलेटेड लॉ हैं वो जो उन्हें उसे जानना चाहिए। मतलब इन लोगों को जो 6 सदस्य होंगे इन्हें पता होनी चाहिए, ये जो 6 सदस्य हैं इस क्षेत्र में निपुण होने चाहिए। और जो थर्ड हमारा बोला गया है वो बोला गया है कि इसका कमीशन कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। बढ़ते आगे की ओर। अच्छा, अब हमारी धारा 4 है। धारा 4 में बोला गया है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। कौन करेगा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? देखिए इतनी पावर केंद्र सरकार को ही दी जाती है ज़्यादातर। अब पीछे भी हम देख कर आए हैं ज़्यादातर जो भी ये बने हैं नियम अधिनियम, उनमें पावर जो है केंद्र सरकार को ज़्यादा दी गई है। राज्य सरकार को दी जाती है लेकिन इतनी पावर नहीं दी जाती। तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यानी गैजेट्स द्वारा ही जो किसमें कर सकते हैं, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी सीधे प्रधानमंत्री या कोई अन्य व्यक्ति सीधे नहीं कर देगा कि भाई ये बन गया ये बन गया, नहीं। कौन, महिला बाल विकास मंत्रालय, या फिर या तो क्या होना चाहिए, महिला बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्य की एक क्या होगी, कमेटी होगी। वो उसका नाम चयन करेगी अध्यक्ष का, फिर वो जाएगा। अपॉइंटेड ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, यही इंग्लिश में बोला गया है कि चेयरपर्सन और मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके थ्रू चेयरपर्सन को और अदर मेंबर जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करेगी। बोला गया है प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया है कि 3 सदस्यीय 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, 3 सदस्य की सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बाय गवर्नमेंट अंडर द चेयरपर्सन ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। या तो वो मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए। किसका होना चाहिए मिनिस्टर इंचार्ज?
मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए मिनिस्ट्री का, ठीक है, मिनिस्ट्री का। या फिर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए, 3 सदस्य की होनी चाहिए। वो उसका नाम क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे और फिर वो आगे जाएगा। अब आगे बोला गया है धारा 5 में अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि और सेवा की शर्तें। जो अध्यक्ष हैं और जो हमने सदस्य अब नियुक्त तो कर दिए, अब उनकी पदावधि क्या है, मतलब कितने पद अवधि, मतलब कि कितने समय तक रहेंगे वो, और सेवा की क्या क्या शर्तें हैं उनकी। तो पहली धारा में बोला गया है, उपधारा में, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं। मान लीजिए किसी को भी तारीख से जनवरी से कर दिया, और मान लीजिए 16 जनवरी से कर दिया, मान लेते हैं ना, तो उस 16 जनवरी से वो 3 वर्ष की अवधि के बाद पद धारण करेंगे, 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, बाद में नहीं। तो 3 साल के लिए जो भी आप डेट नियुक्त करेंगे उससे 3 साल तक के लिए ये रहेंगे कौन, अध्यक्ष और सदस्य, है ना। परंतु कोई भी अध्यक्ष सदस्य 2 पदावधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं कर सकता। मान लीजिए एक बार आपने दोबारा से एक, मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक, आपने इसको अध्यक्ष बना दिया और 3 साल के लिए रह लिया। अब दोबारा से अच्छा लगा तो दोबारा से इस ए को बना दिया, 3 साल तक और रह लिया। अब ये 2 बार बन चुका है, अब इससे ज़्यादा आप इसे नहीं बना सकते, यही बोला गया है 2 पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं कर सकते, ठीक। परंतु यह और कोई अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य, अब बोला गया है अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु। देखिए बोला गया, अभी इसमें और भी धाराएं बोली गई हैं, मतलब धाराएं क्या, अभी और भी नियम टर्म लगाए गए हैं। इसमें बोला गया है कि अध्यक्ष की दशा में यदि वो 65 वर्ष का है, कौन, अध्यक्ष, कोई व्यक्ति, अध्यक्ष नहीं, कोई व्यक्ति 65 वर्ष का है, और सदस्य की दशा में क्या है, 60 वर्ष का है कोई व्यक्ति, तो पश्चात प्राप्त होने के पश्चात उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा। यही बोला गया है कि या तो कोई व्यक्ति अगर 65 वर्ष का है अध्यक्ष की दशा में, तो वो अध्यक्ष का पद उसे नहीं मिलेगा। कोई 60 वर्ष का है, कौन, सदस्य, तो उसको भी क्या नहीं मिलेगा, ये पद नहीं मिलेगा। उससे नीचे नीचे मिल सकते हैं सदस्य, कौन बन सकते हैं, 60 वर्ष के नीचे नीचे सदस्य बन सकते हैं, 65 वर्ष के नीचे नीचे क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। अब दूसरी धारा बोला गया है अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकेंगे। इसमें यह भी बोला गया अध्यक्ष या फिर सदस्य जो है हमने नियुक्त करें, जो 6 सदस्य हैं, वो अगर अपनी तरफ से क्या इस पद को रिजाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसको देंगे, केंद्र सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा पद को त्याग कर सकते हैं। बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए इंग्लिश वाले देख ले, 5th में बोला गया है टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। टर्म बताए गए हैं, ऑफिस कंडीशन बताई गई है चेयरपर्सन की और मेंबर की कि कैसे वो नियुक्त हो सकते हैं। तो फर्स्ट में बोला गया है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर, चेयरपर्सन बनाया गया है और जो एवरी मेंबर बनाए गए हैं 7, तो शैल होल्ड ऑफिस एज सच ऑफ अ टर्म ऑफ 3 years from date on which as assume office, provided that no chairperson or a member shall hold the office for more than 2 terms। देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो चेयरपर्सन और एवरी मेंबर हैं ऑफिस एज सच और टर्म 3 years, 3 साल के लिए क्या है वो, 3 साल के लिए इनकी डेट होगी, 3 साल तक के लिए ये मेंबर रह सकेंगे। और अध्यक्ष या जो भी चेयरपर्सन और आपके जो मेंबर हैं वो 3 साल तक के लिए रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 2 more terms, यानी एक टर्म में, मान लीजिए एक टर्म में क्या बन गया, जो ए है एक टर्म में क्या बन गया, चेयरपर्सन बन गया या सदस्य भी बन गया। अब जो दूसरी टर्म आई, दूसरी टर्म में भी ये चेयरपर्सन बन गया, पर तीसरी टर्म में नहीं बनेगा। और जबकि इसका 6 साल तक कोई चेयरपर्सन लगातार बन सकता है। एक बार आपने नाम नॉमिनेट किया किसी का तो बन गया, दूसरी बार किया तो नॉमिनेट वही इंसान बन गया, लेकिन तीसरी बार अगर आप करेंगे तो नहीं बनेगा, केवल 2 तक बनेंगे। यही बोला गया है, केवल 2 terms तक बन पाएगा कोई व्यक्ति। ठीक, अब नेक्स्ट में बोला गया है जैसे कि अमेरिका में 2 बार तक कोई क्या है बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक,
तो नेक्स्ट में बोला गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज़ अटेंडेंट। आगे इसकी और क्या बताई गई है कि क्वालिटीज बताई गई है, कब कब बन सकता है, कब कब नहीं बन सकता। तो इन द केस ऑफ चेयरपर्सन के केस में द एज ऑफ 65 ईयर, अगर 65 वर्ष की आयु है, 65 ईयर है। इन द केस ऑफ मेंबर, यदि मेंबर कोई सदस्य मेंबर है, द एज ऑफ 60 ईयर, मेंबर 60 ईयर का, कोई व्यक्ति अगर 60 का है और 65 का है तो वो क्या नहीं बन सकता, चेयरपर्सन नहीं बन सकता। ऊपर का है तो 65 से ऊपर का है, 60 का ऊपर का है तो। अब सेकंड में बोला गया द चेयरपर्सन और अ मेंबर may by written under his hand address to the central government resign his office at any time। दो जो चेयरपर्सन है वो और जो मेंबर है वो कभी भी क्या रिजाइन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिस में, ठीक। अब सिक्स्थ में बोला गया है धारा जो 6 है कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब देखिए जो ये पहली वाली तो हमारी प्रारंभ और किस में चली गई, परिभाषा में चली गई चैप्टर, और जो सेकंड चैप्टर है ये अध्यक्ष और सदस्यों में ही चला जाएगा। इसमें अभी और भी चैप्टर हैं तो आज हम सेकंड चैप्टर तक पढ़ पाएंगे आई थिंक। तो सिक्स्थ धारा में बोली गई है, इस जो ये वाला जो अधिनियम है इसमें काफ़ी सारी धाराएं हैं तो मैं वही लाऊंगी जो केवल मुझे सही लगेंगी आप लोगों के लिए, ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगी। तो सिक्स्थ धारा में बोला गया है अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बोला गया है। तो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते तो उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। जो अध्यक्ष है और सदस्य है उनके वेतन जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, विहित करेगी, वही होंगे उनकी। परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के ना तो वेतन और भत्तों में ना उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए नियुक्ति से पहले इनकी जो भी सैलरी है अध्यक्ष की 1 लाख रही हो, ठीक, 1 लाख मान लेते हैं, ठीक। अब भाई नियुक्ति के समय इसकी जो अध्यक्ष की सैलरी थी वो 1 लाख थी। अब तुम नियुक्ति की बात कह रहे हो नहीं भाई हम तो 70,000 देंगे, बाद में चेंज कर रहे हो, तो काम नहीं चलेगा। जो 1 लाख नियुक्त करिएगा नियुक्ति के समय वही आपको देनी पड़ेगी, यही बोला गया है, परिवर्तन नहीं होगा। 6 इंग्लिश वाले देख लें, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। सैलरी जो आपकी सैलरी है, अलाउंस यानी भत्ते जो भी बाद में भत्ते दिए जाते हैं चेयरपर्सन के और मेंबर के बताए गए हैं इसमें। तो द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा दिए जाएंगे, जो आपकी सैलरी और अलाउंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी, नियुक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी एंड अलाउंस नॉर द अदर टर्म कंडीशन of service of the chairperson or a member as the case may be shall be varied to his disadvantage after his appointment। अपॉइंटमेंट के बाद बोला है ना, डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद आप उसकी सैलरी और अलाउंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बढ़ते आगे की ओर। अब जो हमारा धारा 7 है बोला गया है पद से हटाया जाना। पद से कैसे हटाएंगे, तो एक फर्स्ट बोलेगा उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा। देखिए यहाँ हमारा जो संविधान या जो भी हमारे अधिनियम बनते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं ताकि भाई हम खुद सरकार ना फंस जाए बना करके किसी व्यक्ति को। तो आप हमारा संविधान भी देखना, आए दिन संशोधन होते रहते हैं। वो क्यों होते हैं, फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं। इतने फ्लेक्सिबल होने पर भी इंसान क्या है, मनुष्य कोर्ट को कभी भी फंसा देता है तर्क में, तो उसी के लिए बनाए जाते हैं। जगह जगह छोड़ी जाती हैं, लूप पोल छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लूप पोल है कि भाई मान लीजिए अगर कोई अध्यक्ष इस तरह का बन गया कि उसमें पद ही नहीं संभाल रहा, तो क्या करेगी केंद्र सरकार, उसको हटा सकेगी। ये बोला गया है किससे, धारा 7 से हटाएगी उसे। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस किससे हटाएगी, सब्जेक्ट्स टू द प्रोविंशन। अब इसमें तो आप समझ जाइएगा चेयरपर्सन को हटाया जा सकता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी धारा 7 से।
धारा 8 में क्या बोला गया है? अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना। जो अध्यक्ष और सदस्य है वो पद कैसे रिक्त किया जाना है देखते हैं। यदि यथास्थिति अध्यक्ष या कोई सदस्य धारा 7 में वर्णित निहर्ताओं में से किसी के अधीन हो या धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन अपना त्यागपत्र निवेदित करे। देखिए धारा 7 में बहुत सारी आहर्ताएं, बहुत सारे टर्म्स दे रखे थे, वो मैंने नहीं लिखे हैं। वो इसलिए नहीं लिखे, आप लोग नहीं याद कर पाएंगे इतना, और ना ही आप किसी एसआई का, दरोगा का या पीसीएस का पेपर नहीं दे रहे हैं तो जिसमें आपकी इतनी सारी उपधाराएं पूछी जाएंगी। तो आपको केवल मोटे तो, और 10 नंबर का आपका ये पोर्शन आ रहा है तो उसमें केवल आपको ये याद करना है धारा 7 में पद से हटाया जाना है, इसलिए ज़्यादा टर्म मैंने लिखी नहीं है इसमें। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि धारा 7 में वर्णित निहर्ताएं कौन सी हैं, वो मैंने नहीं लिखी। वो इसलिए नहीं लिखी भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये पढ़ लीजिए। धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन अपना त्यागपत्र निवेदित कर देगा। धारा 5 तो हम पढ़कर आए हैं, धारा 5 की 2 भी है। दो में क्या था कि भाई जो अध्यक्ष और सदस्य है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है अपने पास से, को उस पर उसका पद रिक्त किया जाएगा। अच्छा, 2 में बोला गया यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में उसकी मृत्यु हो गई, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष या किसी सदस्य की, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्त हो जाता है, यानी जो वैकेंट हो जाता है, आपका जो पद है खाली हो जाता है, तो ऐसी रिक्त को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार 90 दिन के भीतर कई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस व्यक्ति की उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए यथा स्थिति वह अध्यक्ष या सदस्य इसके स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। यानी 90 दिन के अंदर आपको क्या है, वो पद भरना है, यही बोला गया है इसमें। इंग्लिश वाले देख लें, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय चेयरपर्सन ऑफ मेंबर, यानी वैकेशन यानी रिक्त पद जो होगा, जो खाली हो जाएगा, उसमें कैसे चेयरपर्सन मेंबर को भरा जाएगा। तो इफ़ अ पर्सन और एज द केस में बी अ मेंबर, या तो चेयरपर्सन के केस में या फिर मेंबर के पर्सन में हो तब भी, बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सेक्शन 7 में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है वो मैंने नहीं बताई गई हैं, वो नहीं बतानी इतनी ज़रूरी हैं। तो उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति हटाया जाता है या फिर वो खुद से बी में दिया गया है, टेंडर हिज रेजिग्नेशन अंडर सब सेशन 2 ऑफ सेशन 5, यानी सेशन 5 का सब सेशन 2 जो है वो उसमें वैकेंट हो जाता है कोई चेयरपर्सन। क्या बोला गया था उसमें? यही बोला गया था सेशन 5 में कि कोई भी पर्सन चेयरपर्सन रिजाइन दे देता है, ये बोला गया था ना। इफ अ कैजुअल वैकेंसी ऑकर, या फिर कैजुअल वैकेंसी कैसे हो सकती है भाई? चेयरपर्सन और मेंबर वेदर बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के समय भी हो सकती है भाई, रेजिग्नेशन और अदरवाइज किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। तो सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन के अंदर ये भर जाना चाहिए। ए फ्रेश अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, किसके अकॉर्डिंग भरेगा? सेशन 4 के अकॉर्डिंग ये भरा जाएगा। द पर्सन हु सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ टर्म, यही बोला गया पूरा इसमें। देखिए पूरा जो सार दिया गया है इसमें धारा 8 में, वो बोला गया है कि अध्यक्ष और सदस्य, चेयरपर्सन और कौन है आपका? चेयरपर्सन हो या फिर आपका कौन हो? मेंबर हो। चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, वो अगर किसी भी कारणवश अगर हटता है अपने पद से तो 90 दिन के अंदर आपको भरना ही होगा। सरकार क्या करेगी? जिस मेथड से चेयरपर्सन और मेंबर चुने जाते हैं, जो इनकी आहर्ता है उसके अकॉर्डिंग इनको फिल करेगी। 90 दिन के अंदर भरना है। तो यही इसमें मेन है। ये इतनी बड़ी जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है कि धारा 8 में बोला गया है अध्यक्ष सदस्य का पद रिक्त किया जाना, यानी पद रिक्त पद को फिल किया जाना। तो यही बोला गया कि पद कैसे फिल करेंगे, रिक्त पद को कैसे फिल करेंगे? 90 दिन के अंदर करेंगे। किसी भी कारणवश अगर कोई भी व्यक्ति चेयरपर्सन या सदस्य हट जाता है तो यही पूछा जाएगा आपसे। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप? ऐसे ही बनाएंगे कि भाई जो धारा 8 में क्या बोला गया है, रिक्त पद को आप 90 दिन के अंदर भरेंगे। अब धारा 9 में क्या है? धारा 9 में बोला गया रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का
अविधि मान्य न होना आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी। किस कारण नहीं होगी देख लेते हैं। क्या में बोला गया है, आयोग में कोई रिक्ति है, यानी कोई वैकेंट पद है आयोग में, या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या उसके गठन में कोई त्रुटि हो चुकी है आयोग में। आयोग किससे मिलकर बना है, आयोग किससे मिलकर बना है, चेयरपर्सन से मिलकर बना है और मेंबर से मिलकर बना है, सदस्य से मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है। बोला गया ख में कि किसी व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि हो गई हो। अगर किसी व्यक्ति के अध्यक्ष और सदस्य में नियुक्ति में त्रुटि हो गई है तो भी आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है। 9 में देख, इंग्लिश वाले देख लीजिए। वैकेंसी ईटीसी नॉट टू invalidate proceeding of commission, no act or proceeding of the commission shall be invalid merely by reason of, किस reason से, any vacancy in or any defect in the constitution of the commission, any defect in the appointment of a person as the chairperson, any irregularity in the procedure of the commission not affecting merit of the case। अब बढ़ते आगे की ओर। अब है हमारा धारा 10 में बोला गया है कारोबार के समव्यवहार के लिए प्रक्रिया। तो बोला गया है एक उपधारा में, आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा। अधिवेशन एक तरीके से जिस तरह हम मीटिंग बुलाते हैं तो उस तरह से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 मास का अंतर नहीं होगा। 3 मंथ का अंतर नहीं होना चाहिए आपके अधिवेशनों में, उससे कम समय पे ही आपको कर देने हैं अधिवेशन। तो अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा किए जाएंगे, सभी जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के द्वारा ही किए जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है, बहुमत का ही चलता है। जो आपकी विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा जिसमें भी बिल पारित होते हैं, लाई जाते हैं, उसमें वोटिंग होती है। जो आपके एमएलए एमपी होते हैं वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग करते हैं तभी तो आपका कोई भी नियम होता है, गैजेट्स होते हैं वो पारित होते हैं। तो भाई यही नियम है। और हम भी जो अपने नेता को चुनते हैं तो वोट के थ्रू, बहुमत के थ्रू तो चुनते हैं। जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री या जो भी हमारा सीएम ये बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, वो इसी से बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुमत का है। परंतु बराबर मतों की दशा में अगर बराबर मत आगे मान लीजिए किसी के, तो उस समय में क्या होगा, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय निर्णय मत होगा। यानी या तो अध्यक्ष है या उसकी जो पहला अध्यक्ष बन चुका है वो नियुक्त कर देगा, या तो अगर बराबर स्थिति में, या फिर उसकी अनुपस्थिति में जो अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया द्वितीय व्यक्ति उस समय जब ये सभा इस तरह की चल रही है, आयोग चल रहा है, तो वो निर्णय लेगा फिर, ठीक है, उसके आधार पर बनेगा। इंग्लिश वाले देख लें, प्रोसीजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस। फर्स्ट में बोला गया द कमीशन शैल मीट रेगुलरली एट इट्स ऑफिस एज सच टाइम। जो कमीशन है वो रेगुलरली मिलने के लिए मिलेंगे। चेयरपर्सन देन थिंक फिट बट 3 मंथ। मतलब ये लोग जब ये ठीक समझे, चेयरपर्सन थिंक फिट, जब चेयरपर्सन ठीक समझे तब क्या है, तब ये लोग मिलेंगे। किंतु 3 months shall not intervenes between its last and the next meeting। यानी मीटिंगों के बीच 3 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इनके बीच में 2 मीटिंग हो जानी चाहिए, मतलब मीटिंग हो जानी चाहिए, 2 नहीं 3 मंथ से बाद में मीटिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड बोला गया ऑल द डिसीजन एट अ मीटिंग शैल बी टेकन बाय मेजोरिटी। बोला गया कि मेजोरिटी जो होगी वही आपका क्या लेगी, निर्णय लिया जाएगा मेजोरिटी के हिसाब से। बोला गया फिर प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट, यदि वोट इक्वल आते हैं, इक्वलिटी ऑफ वोट्स होती है उस केस में द चेयरपर्सन, तो क्या होगा, तो जो चेयरपर्सन होगा वो, या फिर और इन हिज एब्सेंस, अगर चेयरपर्सन उस समय उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है वो, तो एब्सेंट द पर्सन, तो प्रिसीडिंग शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ सेकंड और कास्टिंग वोट। तो उस समय जो भी उसके पद पर बिठाया गया हो तो वो क्या करेगा, सेकंड कास्टिंग वोट वो डालेगा, सेकंड कास्टिंग वोट वो फिर वोट डालेगा और बताएगा कि किसे किस बनाया जाए अध्यक्ष।
अब हमारी है धारा 11। धारा 11 में बोला गया है आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी। आयोग जो बनाया है उसके सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी क्या है? देखिए, पहले बोला गया केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, जो गजेट्स होते हैं उनके द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, हमारी जो भारत सरकार है उसका संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी, या तो सचिव या उसके अतिरिक्त पंक्ति के जितने भी सचिव के नीचे के जो अधिकारी हैं वो आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी, और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो ऐसे कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। यानी इसमें यही बोला गया है केंद्र सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो संयुक्त सचिव होता है वो, या फिर उसका अतिरिक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के जो अधिकारी हैं आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। देखिए, जैसे पीछे हमने देखा था कि जैसे अध्यक्ष उपस्थित नहीं था तो किसी को और नियुक्त किया गया है, वो वोट डाल देगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव है वो, लेकिन अगर उसके नीचे के अधिकारी हैं तो वो नहीं माने जाएंगे, वो नियुक्त नहीं करेंगी इनका। और आयोग को ऐसी अन्य अधिकारी, अगर अब ये नहीं है तो क्या होगा, तो आयोग के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो, उस कार्य को दक्षतापूर्ण करने के लिए वो क्या हो, आवश्यक हो। अब सेकंड बोला गया है सदस्य सचिव आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। सदस्य सचिव जो भी होगा, देखिए आयोग कौन था, आयोग किससे मिलकर बना है, आपके कौन थे, अध्यक्ष, और किससे मिलकर बना है, सदस्यों से मिलकर। आयोग अध्यक्ष और सदस्य से तो मिलकर बना है, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि जो सदस्य सचिव होगा वो आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन के लिए, कि अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उचित प्रशासन के लिए क्या करेगा, ये उचित प्रशासन करें, उसके लिए दिन प्रतिदिन के लिए प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। कौन उत्तरदायी होगा, सदस्य सचिव होगा। यानी अध्यक्ष और सदस्य के ऊपर भी कौन है, सदस्य सचिव है। तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। यानी ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वो जो भी केंद्र सरकार ने सदस्य सचिव के लिए कार्य बनाए होंगे, जो भी कर्तव्य बनाए होंगे वो उनका क्या करेगा, निर्वहन करेगा। और सदस्य सचिव किनके ऊपर है, आयोग के ऊपर कौन है, सदस्य सचिव है। थर्ड में बोला गया है आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सदस्य सचिव, आयोग के प्रयोजन के लिए जो भी नियुक्त सदस्य सचिव है वो या अन्य अधिकारी और कर्मचारी को संदेह वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएंगी। यहाँ पर जो सारी पावर है वो किसको दी गई है, केंद्र सरकार द्वारा। सबसे पहले आपने आयोग बनाया, ठीक, आयोग में कौन थे भाई, आयोग में एक क्या था, अध्यक्ष था, और एक क्या था, मतलब 6 क्या थे, हमारे सदस्य थे। तो इस आयोग के ऊपर, इस आयोग के भी ऊपर आपने किसको गठन कर दिया, इस आयोग के ऊपर भी आपने सदस्य सचिव का गठन कर दिया कि इन पर भी निगरानी कौन रखेगा, ये जो काम करेंगे सदस्य सचिव रखेंगे। अब इस सदस्य सचिव या जो भी और इसका मेंबर होगा उनके जो वेतन वगैरह भत्ते होंगे वो कौन करेगा, केंद्र सरकार जो होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वही नियुक्त करेगी। बढ़ते आगे की ओर, अभी हमारे इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए है। तो देखिए 11 में बोला गया है मेंबर सेक्रेटरी ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ कमीशन। फर्स्ट में बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक of the joint secretary or additional secretary to the government of India as a member secretary of the commission। ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन है या अपॉइंटमेंट के द्वारा जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है या फिर एडिशनल सेक्रेटरी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर क्या करेगी, नियुक्त करेगी। नोटिफिकेशन के द्वारा ही वो जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी क्या करेगी, नियुक्त करेगी। as a member secretary of the commission shall make available to the commission such other officer employees as may be necessary for the efficient perform of its function। यानी इस सभी फंक्शन के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी परफॉर्मेंस फंक्शन के लिए वो सभी क्या है, नेसेसरी है, उन सब की ज़रूरत है।
सेकंड के लिए है द मेंबर सेक्रेटरी, जो मेंबर सेक्रेटरी है शैल बी रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक तरीके से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हिंदी में क्या, प्रशासन। तो मेंबर सेक्रेटरी जो है वो उत्तरदायित्व होगा उसका, रेस्पॉन्सिबल होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का उसका, ऑफ द अफेयर ऑफ कमीशन एंड इट्स डे बाय डे टू मैनेजमेंट एंड शैल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच अदर पावर। यानी जो कमीशन है उसके ऊपर जो मेंबर सेक्रेटरी है उसका क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रशासन की, और जो भी केंद्र सरकार ने उसे ड्यूटी दे रखी है किसको, मेंबर सेक्रेटरी को, वो क्या करेगा, निर्वहन करेगा उनका। थर्ड में बोला गया द सैलरी एंड अलाउंस, जो सैलरी और अलाउंस वेतन भत्ते यानी वो कौन देगा इनको, पेबल टू द एंड द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर सेक्रेटरी को, या फिर अदर ऑफिसर जो हैं उसके या एम्प्लॉयज़ हैं अपॉइंट किए गए हैं टू द पर्पज़ ऑफ कमीशन के लिए, तो उस सबको सेंट्रल गवर्नमेंट भत्ते देगी। वेतन भत्ते कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बढ़ते आगे की ओर। अब 12 हमारा धारा 12 में बोला गया है वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना। बोला गया अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन, अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए जो हैं आयोग में, उनके संदेह वेतन भत्तों का या प्रशासनिक व्ययों का जिनके अंतर्गत धारा 11 में निर्दिष्टित सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारी को संदेह वेतन, भत्ते, पेंशन भी है धारा 27 की उपधारा 1 में निर्दिष्टित अनुदान में से संदाय किया जाएगा। यानी देखिए जो अभी हम पीछे पढ़कर आए धारा 11 की बोल रहा है, और धारा 11 में क्या बोला था कि भाई अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ठीक है, और उनके ऊपर किसको बोला गया था, उसके ऊपर सचिव को बोला गया था। तो वो जो भी सचिव हैं उन सभी को वेतन भत्ते जो मिलेंगे वो उपधारा धारा 27 की उपधारा 1 में मिलेंगे, 1 से दिए जाएंगे, यही बोला गया है इसमें संदाय। इंग्लिश वाले सैलरी एंड अलाउंस टू बी पेड आउट ऑफ ग्रांट्स, द सैलरी और अलाउंस वेतन भत्ते जो है पेबल टू द चेयरपर्सन एंड मेंबर, वो चेयरपर्सन को और मेंबर जो है सदस्य को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी प्रशासनिक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्चा होगा प्रशासन पे, वो इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी भी इसमें इंक्लूड करी गई है, भत्ते भी इंक्लूड करे हैं, पेंशन भी इंक्लूड की गई है मेंबर की, सेक्रेटरी मेंबर जो पीछे हम पढ़कर आए धारा 11 में, ठीक है, सेशन 11 में, और अदर ऑफिसर जो भी ऑफिसर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं सेशन 11 में जो भी हम पीछे पढ़कर आए वही बोला गया इसमें, वो सभी किसके द्वारा दिए जाएंगे, वो धारा 27 सेशन 27 के उपधारा 1 के द्वारा दिए जाएंगे। ये बात बस इसमें कही गई है कि भाई कि ये जो भत्ते वगैरह हैं वो सेशन 27 के सब सेशन 1 द्वारा दिए जाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो हमारी इतनी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।